चलिए अब हम अपनी इन्फ्लेमेशन यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 5। शुरू करते हैं। देखो आज हम देखने जा रहे हैं सेलुलर इवेंट्स। चलिए देखो अभी तक के लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो इवेंट होते हैं, वेस्कुलर इवेंट, सेलुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में चार चीज़ें होती हैं, क्या? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, स्टेसिस। ठीक है, पिछले लेक्चर में वेस्कुलर इवेंट्स को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट में 7 चीज़ें होती हैं। एक होता है मार्जिनेशन, फिर रोलिंग, उसके बाद होता है एडेशन, फिर होता है ट्रांसमाइग्रेशन, फिर होता है कीमोटेक्सिस, फिर होता है ओप्सोनाइजेशन, फिर होता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? माई रेट कोप, मेरा चूहा पुलिस वाला है। ठीक है, चलिए देखो एम से क्या हो जाएगा? मार्जिनेशन, वाई से कुछ नहीं होगा, आर से क्या हो जाएगा? रोलिंग, ए से क्या हो जाएगा? एडेशन, टी से क्या हो जाएगा? ट्रांसमाइग्रेशन, सी से क्या हो जाएगा? कीमोटेक्सिस, ओ से क्या हो जाएगा? ओप्सोनाइजेशन, पी से क्या हो जाएगा? फेगोसाइटोसिस, ई से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो वही बात है, सेलुलर इवेंट 7 तरीके के होते हैं, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटेक्सिस, ओप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम एक एक कर कर पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले क्या होता है? मार्जिनेशन। चलिए देखो इसको पेवमेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज पेवमेंटिंग। ठीक है, WBCs गोज टू मार्जिन, WBCs मार्जिन की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, देखो ये ब्लड वेसल है और ये WBCs है आपकी। ठीक है, अब मान लो अगर बैक्टीरिया आ गया, देखो अगर बैक्टीरिया नहीं है तो WBCs सेंटर तक फ्लो करती रहेंगी सेंटर में। ठीक है, और आराम से चलती रहेंगी। लेकिन मान लो बैक्टीरिया आ जाएगा, जैसे ही बैक्टीरिया आ जाएगा तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो ये जो WBC है ये मार्जिन की तरफ बढ़ेगा और ये WBC कहीं ना कहीं मार्जिन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आप इस प्रोसेस को ही कह रहे हो मार्जिनेशन। ठीक है, चलिए अब सवाल आता है कि ये WBC मार्जिन की तरफ क्यों आया? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया एक फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी चाहेगी इस बैक्टीरिया को हम एलिमिनेट कर दें। अब इस बैक्टीरिया को एलिमिनेट कौन करेगा? WBCs। तो WBCs को इस बैक्टीरिया तक पहुंचाने के लिए इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन का पहला पॉइंट क्या है? मार्जिनेशन, मतलब WBCs को मार्जिन की तरफ लेकर आओ। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या है? रोलिंग। देखो इसमें क्या होता है? WBCs रोल ऑन एंडोथेलियल सेल्स। WBC जो है आपकी वो रोल करती हैं एंडोथेलियल सेल्स पर। चलिए वीक एडेशन भी प्रेजेंट होता है, मतलब WBCs में और एंडोथेलियल सेल्स में थोड़ा सा एडेशन भी प्रेजेंट होगा, मतलब ये कॉन्टेक्ट में भी रहती हैं लेकिन वो वीक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो वही बात है, अगर बैक्टीरिया आएगा तो पहला इवेंट क्या होगा? मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में क्या होगा? ये जो WBC है आपका मार्जिन की तरफ आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मार्जिनेशन के बाद दूसरा कौन सा इवेंट है? रोलिंग। अब रोलिंग में क्या होगा ना, ये WBC रोल करेगा एंडोथेलियल सेल्स पर। ठीक है, इस तरह से रोल करता हुआ जाएगा। रोलिंग के साथ साथ WBCs में और एंडोथेलियल सेल में वीक एडेशन भी होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि रोलिंग क्यों हुआ? देखो मार्जिनेशन का तो समझ में आता है कि बैक्टीरिया को मार्जिन की तरफ लाया जा रहा है ताकि WBCs को मार्जिन की तरफ लाया जा रहा है ताकि बैक्टीरिया तक पहुंचा सके। अब देखो रोलिंग इसलिए हुआ ताकि WBCs के मूवमेंट को हम हल्का कर सकें। ठीक है, अगर देखो WBCs के मूवमेंट को हम हल्का करेंगे तो WBCs बैक्टीरिया तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए तो ये रोलिंग हो गया। आगे देखते हैं रोलिंग के बारे में। देखो ध्यान रखना, रोलिंग में जो मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं वो होते हैं सेलेक्टिन, और सेलेक्टिन 3 तरीके के होते हैं, ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन, एल सेलेक्टिन। ठीक है, चलिए देखो ई सेलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियम पर, पी सेलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं प्लेटिलेट पर और एंडोथेलियम पर। ठीक है, देखो इसको कैसे याद करोगे? पी को अगर आप सही से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? PEE, मतलब पी। ठीक है, अब यहाँ से एक पी से क्या हो गया? प्लेटिलेट, एक ई से क्या हो गया? एंडोथेलियम।
ठीक है। अब देखो एल सेलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट्स पर, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs पर, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो रोलिंग में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन WBCs एंड एंडोथीलियल सेल्स, मैं पीछे बता चुका हूँ। रोलिंग में एंडोथीलियल सेल्स में और WBCs में वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो वीक इंटरेक्शन होता है, देखो ये जो वीक इंटरेक्शन होता है वो WBCs में और एंडोथीलियल सेल्स में होता है, ठीक है। अब देखो WBC सेल पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं साइलिल लुईस एक्स मॉलिक्यूल और एल सेलेक्टिन, ध्यान रखना। जबकि एंडोथीलियल सेल्स में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन, ग्लाइकेम, मेडकेम, ठीक है। चलिए अब समझो बात को, ये WBC है। अब देखो WBC पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, एक था साइलिल लुईस एक्स मॉलिक्यूल और एक था एल सेलेक्टिन, ठीक है। चलिए वहीं देखो ये एंडोथीलियल सेल है, एंडोथीलियल सेल पर 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, एक था ई सेलेक्टिन, एक था पी सेलेक्टिन, एक था ग्लाइकेम जिसको आप मेडकेम भी कहते हो, ठीक है। चलिए तो अब देखो इसमें क्या होगा ना, जो एल सेलेक्टिन है वो वीक इंटरेक्शन करेगा ग्लाइकेम से, मेडकेम से, जबकि जो साइलिल लुईस एक्स मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्शन करेगा ई सेलेक्टिन से और पी सेलेक्टिन से, ठीक है। देखो अब एंडोथीलियल सेल में WBCs में इंटरेक्शन हो गया ना, ठीक है। हालांकि ये इंटरेक्शन वीक है लेकिन इंटरेक्शन तो हुआ ना, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो सेलेक्टिन होते हैं ये रोलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो साइलिल लुईस एक्स मॉलिक्यूल है वो WBC पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ग्लाइकेम, मेडकेम मॉलिक्यूल हैं ये एंडोथीलियल सेल पर प्रेजेंट होते हैं। इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखो वीवल पैलेट बॉडीज के बारे में कुछ पढ़ो। देखो ये एंडोथीलियल सेल है, अब इस एंडोथीलियल सेल के अंदर होते हैं पी सेलेक्टिन, ठीक है। और देखो अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं आएगा तो इन्फ्लामेशन नहीं होगी, अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो ये जो पी सेलेक्टिन है एंडोथीलियल सेल के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाएगा, जैसे ही बैक्टीरिया आ जाएगा तो पी सेलेक्टिन एंडोथीलियल सेल के सरफेस पर, एंडोथीलियल सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस करने लगेंगे, ठीक है। चलिए और ध्यान रखना ये जो पी सेलेक्टिन है ये एंडोथीलियल सेल के अंदर एक बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिस बॉडी को आप कहते हो वीवल पैलेट बॉडीज, ठीक है, वीवल पैलेट बॉडीज, ठीक है। अब देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी सेलेक्टिन होता है, कैसे, ड्यू टू हिस्टामिन। मैंने बताया जैसे ही इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगी तो ये पी सेलेक्टिन वीवल पैलेट बॉडी से निकलकर आपके सरफेस पर एक्सप्रेस करने लगेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर पी सेलेक्टिन आपके सरफेस पर एक्सप्रेस कर जाएगा तो पी सेलेक्टिन से कौन बॉन्ड बनाएगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान से देखो, साइलिल लुईस एक्स, फिर आएगा WBC, WBC के पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा, साइलिल लुईस एक्स मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड बनाएगा इन पी सेलेक्टिन से, ठीक है। चलिए देखो अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगी, मतलब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं आएगा, मतलब हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो ये पी सेलेक्टिन सरफेस पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर ये पी सेलेक्टिन सरफेस पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये जो साइलिल लुईस एक्स मॉलिक्यूल है WBCs पर ये इससे एडेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब रोलिंग नहीं हो पाएगी। समझ में आया, रोलिंग तभी होगी जब आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए अब देखो एडेशन देख लेते हैं थर्ड। चलिए देखो एडेशन में क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है WBCs का और एंडोथीलियल सेल का। देखो रोलिंग में क्या हो रहा था, वीक अटैचमेंट था, लेकिन एडेशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। देखो एडेशन में हेल्प करते हैं इंटीग्रिन्स मॉलिक्यूल और वीकेम एंड आईकेम मॉलिक्यूल। और ध्यान रखना इंटीग्रिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं WBCs में, जबकि वीकेम एंड आईकेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंडोथीलियल सेल्स पर। चलिए
अब देखो देखो पहला स्टेप क्या था, मार्जिनेशन, WBCs का मार्जिन की तरफ आ जाना। दूसरा स्टेप क्या था, रोलिंग, ठीक है, मतलब WBCs का एंडोथेलियल सेल्स में रोल करना। तीसरा स्टेप क्या था, अडेशन, मतलब एंडोथेलियल सेल्स में और WBC सेल्स में एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, इसको आपने नाम दिया अडेशन। अब चौथा क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमें अडेशन तक देखना था, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो इंटीग्रिन है, जो कि WBCs पर प्रेजेंट होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है β1 इंटीग्रिन, एक होता है β2 इंटीग्रिन, ठीक है। और ध्यान रखना β1 इंटीग्रिन जो कि WBC पर प्रेजेंट होते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं वीकेम मॉलिक्यूल से, और वीकेम मॉलिक्यूल एंडोथेलियल पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि β2 इंटीग्रिन ये बॉन्ड बनाते हैं आईकेम मॉलिक्यूल से, और आईकेम मॉलिक्यूल एंडोथेलियल सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इंटीग्रिन दो तरीके के होते हैं, β1 β2। β1 बॉन्ड बनाएगा वीकेम से, β2 बॉन्ड बनाएगा आईकेम से, ठीक है। चलिए देखो ये एक WBC है, अब WBC पर β1 इंटीग्रिन होगा और β2 इंटीग्रिन होगा, ठीक है। और ध्यान रखना β1 इंटीग्रिन को आप VLA भी कह सकते हो, ठीक है। वहीं β2 इंटीग्रिन को आप MEC भी कह सकते हो, LFA भी कह सकते हो, CD11 भी कह सकते हो, CD18 भी कह सकते हो, ठीक है। देखो एग्जामिनर β1 ना देकर VLA दे सकता है आपको, वहीं β2 नाम ना देकर इन सब में से कोई सा भी नाम दे सकता है, यहाँ आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, इसलिए सारे नाम आपके रटे होने चाहिए। चलिए अब देखो यह है एंडोथेलियल सेल। अब एंडोथेलियल सेल पर एक तो मॉलिक्यूल है वीकेम, एक मॉलिक्यूल है आईकेम। अब देखो ये β1 वीकेम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और β2 आईकेम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और कर लेंगे एडहेशन, ठीक है। चलिए और ध्यान रखना वीकेम की फुल फॉर्म होती है वेस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, आईकेम की फुल फॉर्म होती है इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए अब देखो एक चीज समझो, वो चीज क्या है, देखो सेलेक्टिन आपके क्या करा रहे हैं, रोलिंग, जबकि इंटीग्रिन आपके क्या करा रहे हैं, एडहेशन, ठीक है। जबकि साइलिल लुईस एक्स मॉलिक्यूल भी आपका क्या करा रहा है, रोलिंग, ठीक है। और ये सेलेक्टिन से बॉन्ड बनाता है, और आईकेम एंड वीकेम मॉलिक्यूल भी आपका क्या करा रहा है, एडहेशन, और ये इंटीग्रिन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें ध्यान रखना, भूल मत जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो फोर्थ स्टेप देखते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन। देखो ट्रांसमाइग्रेशन को आप डायपेडेसिस भी कहते हो, और ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स अक्रॉस द एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए देखो मोस्ट कॉमनली सीन इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स में कहाँ पर होती है, कैपिलरीज में, ठीक है। चलिए तो देखो इसको डायपेडेसिस भी कहते हैं, ये आपको पता चल गया। उसकी डेफिनेशन वही है मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स अक्रॉस द एंडोथेलियर और बेसमेंट मेम्ब्रेन। वहीं ये मोस्ट कॉमनली सीन होता है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है लंग्स में कहाँ पर मिलता है, कैपिलरीज, ठीक है। चलिए अब देखो ट्रांसमाइग्रेशन का जो मीडिएटर होता है वो होता है PCAM1, और PCAM1 का जो CD मार्कर होता है वो होता है CD31, ठीक है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ध्यान रखना PCAM1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल पर भी और एंडोथेलियल सेल्स पर भी, मतलब या तो न्यूट्रोफिल पर प्रेजेंट होगा या एंडोथेलियल सेल्स पर, किसी पर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए वहीं अब देखो शुरू में ये WBC सेंटर पर थी, फिर पहला स्टेप हुआ मार्जिनेशन,
मतलब WBCs मार्जिन पर आई। दूसरा स्टेप हुआ रोलिंग, मतलब WBCs रोल करने लगी। तीसरा स्टेप हुआ अडेशन, मतलब जो WBCs हैं वो अडेयर कर गई एंडोथेलियल सेल्स पर। चौथा स्टेप क्या हुआ, ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब जो WBCs हैं वो इस ब्लड वेसल से मूव करने लगी बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए और ध्यान दो, देखो ये तो एक एंडोथेलियम की लेयर है, इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, ध्यान दो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर WBCs को ब्लड वेसल से निकलकर बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक बाय मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कौन से एंजाइम से ब्रेक होती है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम। ध्यान रखना, देखो मेटालो मतलब ये वाला जो एंजाइम है ये एक मेटल भी कंटेन करता है जिसका नाम है जिंक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ इवेंट देखेंगे जिसका नाम है कीमोटैक्सिस। चलिए देखो, कीमोटैक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है यूनी डायरेक्शनल टारगेटेड मूवमेंट ऑफ WBCs टूवर्ड बैक्टीरिया इज नोन एज कीमोटैक्सिस। ठीक है, चलिए ध्यान दो, ये जो कीमोटैक्सिस होती है ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। अब समझो ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों होती है। देखो मान लो ये ब्लड वेसल है, ये आपका WBC है। ठीक है, अब मान लो ये कोई आपकी बॉडी में फॉरेन बैक्टीरिया आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को किल करना चाहेंगे। अब अगर हम इस बैक्टीरिया को किल करना चाहेंगे तो ये जो WBC है ये ब्लड वेसल के बाहर आएगा और इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक है, चलिए अब समझो, अगर ये WBC ब्लड वेसल के बाहर जाएगा और इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक, मान लो ये WBC ब्लड वेसल के बाहर आया और इस WBC ने इस बैक्टीरिया को किल कर दिया, उसके बाद ये ब्लड वेसल में वापस नहीं जाता है। ठीक है, अगर ये ब्लड वेसल में वापस जाता तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती ना। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि कीमोटैक्सिस सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड वेसल से बैक्टीरियल साइड तक जाता है। ठीक है, मतलब यूनिडायरेक्शनली जाता है। अब समझो, अगर ये यूनिडायरेक्शनली जाता है और ये ब्लड वेसल में वापस नहीं आता है, वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये न्यूट्रोफिल जैसे ही बैक्टीरिया को किल कर देता है उसके बाद ये न्यूट्रोफिल खुद एपोप्टोसिस कर जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कीमोटैक्सिस मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होती है। वो क्यों? क्योंकि WBC बैक्टीरिया को किल करने के बाद खुद एपोप्टोसिस कर जाता है। ठीक है, अब अगर एपोप्टोसिस नहीं करता तो ये न्यूट्रोफिल वापस ब्लड वेसल में आता, तो फिर ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता, फिर ये होता बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब देखो कीमोटैक्टिक एजेंट्स। चलिए कीमोटैक्टिक एजेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो WBC को बैक्टीरिया की तरफ अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं और एंडोजीनियस भी हो सकते हैं। एक्सोजीनियस मतलब ऐसे एजेंट्स जो हमारी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। एंडोजीनियस मतलब दोज कीमोटैक्टिक एजेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, चलिए देखो, एक्सोजीनियस का एग्जांपल है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, जबकि एंडोजीनियस का एग्जांपल है LT मतलब ल्यूकोट्राइन्स B4। ठीक है, इंटरल्यूकिन 8, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कौन कौन से? C5a, C3a, C4a। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट या मैक्सिमम कीमोटैक्टिक एक्टिविटी प्रेजेंट इन C5a एंड लीस्ट कीमोटैक्टिक एक्टिविटी प्रेजेंट इन C4a। ठीक है, एमंग्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये है C5a, C3a, C4a। चलिए अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये ट्रिक हो गई आपकी LIC। ठीक है, LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए
तो ये टेबल आपको आना चाहिए। चलिए अब समझो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। देखो शुरू में WBC सेंटर पर घूम रही थी, फिर इसका पहला स्टेप हुआ मार्जिनेशन, ठीक है, फिर ये रोल करने लगी तो इसको हमने कहा रोलिंग। उसके बाद ये एंडोथेलियम सेल्स पर अडहेर कर गई तो इसको आपने नाम दिया अडहेशन, ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद ये इस ब्लड वेसल के बाहर आ गई तो इसको आपने नाम दिया ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब डायबिटेसिस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैक्टीरिया की तरफ ये अट्रैक्ट होने लगी तो इसको हमने नाम दिया कीमोटैक्सिस, ठीक है। चलिए तो ये 5 इवेंट हो गए। अब हम देखेंगे अपना 6th स्टेप जिसका नाम है ऑप्सोनाइजेशन। चलिए देखो बैक्टीरिया कवरिंग विथ ऑप्सोनेंस, देखो ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया पर आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालोगे जो सब्सटेंसेस एनहेंस करेंगे फेगोसाइटोसिस को, मतलब ये सब्सटेंसेस बैक्टीरिया को मोर टेस्टियर बनाएंगे ताकि ये जो WBC है इसको आराम से एंगल्फ कर सके, ठीक है। चलिए तो बैक्टीरिया कवरिंग विथ ऑप्सोनेंस, ठीक है, टू मेक बैक्टीरिया मोर टेस्टियर, ठीक है। चलिए नॉट मैंडेटरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑप्सोनाइजेशन करें ही तभी फेगोसाइटोसिस होगा, नहीं, अगर आप ऑप्सोनाइजेशन नहीं करोगे तो भी बैक्टीरिया किल हो जाएगा। लेकिन फर्क ये है अगर आपने ऑप्सोनाइजेशन किया मतलब आपने बैक्टीरिया को अटैच किए ऑप्सोनिन तो जो बैक्टीरिया है वो किल बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया को WBC जल्दी से ईट कर लेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्सोनिन्स अटैच नहीं किए बैक्टीरिया के तो क्या होगा, तो भी WBC बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेगा या किल कर देगा, लेकिन टाइम लेगा। ये मतलब ऐसा ही है, अगर आप बिरयानी खा रहे हो तो बिरयानी में चटनी नहीं है तो भी आप बिरयानी खा लोगे लेकिन टाइम लोगे। वहीं अगर बिरयानी में चटनी है तो आपको बिरयानी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और आप जल्दी से बिरयानी खा लोगे। ये कॉन्सेप्ट भी बस ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अब देखो ये एनहेंस करता है फेगोसाइटोसिस को, ठीक है। चलिए अब 7th स्टेप देखते हैं, उससे पहले ऑप्सोनिन्स देख लेते हैं। देखो ऑप्सोनिन्स प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं कुछ, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं कुछ, और एंटीबॉडीज होती हैं कुछ, जैसे IgG, ठीक है। चलिए देखो IgG जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्सोनिन्स है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्सोनिन, तो आपको आंसर देना है IgG, ठीक है। और थोड़ा सा डीपली और पढ़ोगे आप तो ध्यान रखना FC फ्रेगमेंट ऑफ IgG होता है ऑप्सोनिन, ठीक है। चलिए वहीं ध्यान रखना IgM भी ऑप्सोनिन की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना IgG ज्यादा बेहतर ऑप्सोनिन होता है एज कंपेयर टू IgM, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जैसे C3b, C4b, C5b, तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है जो ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करते हैं। ध्यान रखना C3b मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनिन्स होता है। देखो फर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्सोनिन आंसर जाएगा IgG, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऑप्सोनिन आंसर जाएगा C3b, ठीक है। चलिए वही प्लाज्मा प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन होता है वो भी ऑप्सोनिन की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए वहीं देखो 7th स्टेप आपका फेगोसाइटोसिस। देखो ट्रिक कंप्लीट हो गई आपकी। ट्रिक क्या थी, माई रेट कोप, ठीक है। देखो M से था मार्जिनेशन हो गया, Y से कुछ नहीं था, R से था रोलिंग, अडेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, E से कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए देखो ध्यान रखना फेगोसाइटोसिस में 3 स्टेप होते हैं, पहला रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, दूसरा एंगल्फमेंट, तीसरा किलिंग। देखो मान लो ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है, और ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। तो देखो इस न्यूट्रोफिल को या फिर आप कहो इस WBC को, ठीक है, इस बैक्टीरिया को किल करना है तो ये कैसे करेगा, पहला ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इससे अटैच होगा। पहला रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया है, मुझे इसको ही फेगोसाइट करना है, मतलब एंगल्फ करना है। पहले इसने रिकॉग्नाइज किया, फिर इसने अटैचमेंट किया, किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस न्यूट्रोफिल ने या इस WBC ने बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया अपने अंदर, उसके बाद ये किलिंग करेगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ओवरव्यू था फेगोसाइटोसिस का।
नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा फेगोसाइटोसिस के ऊपर होगा, जिसमें हम डीपली बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ CD मार्कर। देखो जितने भी CD मार्कर होते हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जितने भी हमने अभी तक CD मार्कर पढ़ लिए हैं वो मैंने कंपाइल कर दिए हैं। देखो एपोप्टोसिस का CD मार्कर होता है CD95, एंडोथेलियल सेल्स का CD मार्कर होता है CD34, PKM1 का CD मार्कर होता है CD31, बीटा 2 इंटीग्रिन का CD मार्कर होता है CD11 या CD18, वहीं सेलेक्टिन का CD मार्कर होता है CD62, ठीक है। चलिए तो ये आपके याद होने ही चाहिए, यहाँ से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रोलिंग। चलिए कौन हेल्प करता है रोलिंग में। चलिए देखो बीटा 1 इंटीग्रिन और बीटा 2 इंटीग्रिन। ध्यान रखना जो इंटीग्रिन होते हैं वो एडहेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रिन जो होते हैं वो एडहेशन में हेल्प करते हैं। वीकेम आईकेम भी एडहेशन में हेल्प करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलेक्टिन। सेलेक्टिन रोलिंग में हेल्प करता है। चलिए देखो पी सेलेक्टिन प्रेजेंट इन ऑन। चलिए देखो मैंने बताया था आपको सेलेक्टिन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ई सेलेक्टिन, एक होता है पी सेलेक्टिन, एक होता है एल सेलेक्टिन। ई सेलेक्टिन प्रेजेंट होता है एंडोथेलियम पर, पी सेलेक्टिन प्रेजेंट होता है प्लेटिलेट पर और एंडोथेलियम पर, जबकि एल सेलेक्टिन प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए पी सेलेक्टिन पूछा है ना, तो ये प्लेटिलेट पर भी प्रेजेंट होगा, एंडोथेलियम पर भी प्रेजेंट होगा, ल्यूकोसाइट पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। बीटा 2 इंटीग्रिन ऑल्सो नोन एज। चलिए देखो जो आपके इंटीग्रिन थे वो 2 तरीके के होते हैं ना, एक होता है बीटा 1 और एक होता है बीटा 2, ठीक है। चलिए तो बीटा 2 इंटीग्रिन का CD मार्कर पूछा है आपसे। चलिए देखो CD95 ये एपोप्टोसिस का CD मार्कर होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। CD62 ये सेलेक्टिन का CD मार्कर होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। CD31 ये होता है PKM1 का CD मार्कर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखो CD11 इज द CD मार्कर ऑफ बीटा 2 इंटीग्रिन, ठीक है। और ध्यान रखना CD11 और इसको आप CD18 भी कहते हो, चाहे आप पीछे देख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो बीटा 2 इंटीग्रिन CD11 और CD18, ये CD मार्कर आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीन नेज एंजाइम ब्रेक। चलिए क्या WBC को ब्रेक करता? नहीं। एंडोथेलियम को? नहीं। RBCs को? नहीं। आंसर है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है। और ये हेल्प किस में करता है? ट्रांसमाइग्रेशन में, ठीक है। चलिए अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्सोनाइजेशन मॉलिक्यूल IgM नहीं, C3 भी नहीं, फाइब्रिनोजन नहीं, IgG, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये होता मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऑप्सोनिन, तो आंसर जाता C3b, ठीक है। तो देखो लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और जिस तरह से हम लास्ट में पांच क्वेश्चन कर रहे हैं वो पैटर्न भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई भी चेंज आप इस लेक्चर्स में चाहते हैं तो आप बताइए, मैं उनको चेंज करूंगा, ठीक है। थैंक यू।